हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट परीक्षा जो फरवरी में आयोजित होनी है, इसके लिए विगत वर्ष 2023 के पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, जो व्याख्या सहित सॉल्व पेपर 3 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले हमने 24 जनवरी एवं 25 जनवरी के सभी जो है PYQ को हमने व्याख्यात्मक हल जो है देख लिया है। आज का हमारा प्रश्न जो है पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, जिसमें पूछा गया सभी प्रश्न हैं। लेकिन CDP के सभी प्रश्न जो है कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 तक के सभी प्रश्न जो सामान्य रहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप इसे देख सकते हैं। यह जो है आदर्श एकेडमिक्स यूट्यूब चैनल पर सभी PYQ सीरीज 2011 से लेकर 2024 तक के PYQ सीरीज का हल जो है किया जा रहा है। आप अवश्य जुड़ें और जो है इसे अवश्य देखें। आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न है, वह प्रश्न संख्या 1 से 15 तक का दिया गया प्रश्न है। क्योंकि हम जो है प्रत्येक 30 प्रश्नों को 2 भागों में विभक्त करके इसे देखते हैं, ताकि हम जो है आसानी से प्रश्नों को समझ सकें। तो आज का निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही यानी सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। 1 में है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। यानी एक बच्चा है, वह लंबे अवधि तक जो है पर्यावरण के साथ जो है इंटरेक्ट करके भाषा सीखने का काम करता है। इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1 है संवेदनशील अवधि, 2 है क्षेत्रीय अवधि, 3 है विशिष्ट असामान्य अवधि, 4 है अप्रतिक्रियात्मक अवधि। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 1 संवेदनशील अवधि। क्योंकि जब बच्चा जो है पर्यावरण से इंटरेक्ट करता है, तो उनसे जुड़े चीज़ों को रेफरेंस मानकर, उसे छूकर, उससे अनुभव करके वह अपने अंदर, अपने जो है बुद्धि के अंदर, अपने माइंड के अंदर उसको अनुकरण के तहत सीखने का प्रयास करता है। इसका यह क्षण अत्यंत संवेदनशील होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 1 संवेदनशील अवधि। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? यानी एक माँ है, उसके 2 जुड़वे हैं, 2 बच्चे हैं। तो एक बच्चा जो है जो चलना सीखता है, लेकिन दूसरा बच्चा उससे अधिक तेज़ी से चलना पहले ही सीख लेता है। तो सीखने की जो यह भिन्नता है, अलग अलग तरीका है, किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो देखिए विकल्प में दिया गया 1 में है, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। 2 में हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। 3 में है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। 4 में हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 3 कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति होता है, वह एक ही अवधि, एक ही समय में अगर वह पैदा होता है, तो उसमें भी जो है आनुवांशिकता के कारण, भौतिक पर्यावरण के कारण जो है उसकी गति, उसका विकास अलग अलग होता है। कभी किसी बच्चे का सर बड़ा जो जल्दी बढ़ जाता है, तो कभी किसी बच्चे में जो है चलने की क्षमता अधिक पहले आ जाती है, तो कभी किसी का जो है विकास तेज़ी से होने लगता है। इसलिए इस प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है 3। आइए प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, निम्न में से विकास किस पर निर्भर है? 1 है आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, 2 है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा, 3 है भौतिक वातावरण।
तो इसका कूट दिया हुआ 1 नंबर में है केवल 1 सही है, 2 में है 1 और 2 सही है, 3 में है 2 और 3 सही है, 4 में दिया गया है 1, 2 और 3 सही है। तो विकास जो है किस पर निर्भर है? तो आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, यह भी कथन सही है। 3 में है भौतिक वातावरण, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 4, 1, 2, 3। यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा और भौतिक वातावरण, इन सभी को मिलाकर हमारा विकास जो है आगे बढ़ता है। क्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। यानी जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसके अनुसार जो एक शिक्षक को जो है किस अवस्था में, किस स्थिति में जो है बच्चे को क्रमबद्धता यानी कि जो है क्रम लगाने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए देना चाहिए। 1 में दिया है संवेदीगामक, 2 में है पूर्व संक्रियात्मक, 3 में है मूर्त संक्रियात्मक, 4 में है औपचारिक संक्रियात्मक। यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट स्टेज, और है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो मित्रों, सेंसरी मोटर स्टेज जो संवेदीगामक जो है होता है चरण, इसमें बच्चा जो है 0 से 2 वर्ष का होता है। जबकि प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक स्टेज जो है तो उसमें बच्चे जो 2 से 7 वर्ष के होते हैं। और जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें बच्चे 7 से 11 वर्ष के होते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 7 से लगभग यानी 11 से लगभग अधिक उम्र के बच्चे होते हैं। तो जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा को क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए देना चाहिए। इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं को पहचानने में, उसमें विभेद करने में, उसमें वर्गीकरण करने में जो उसका चिंतन जो है अधिक विकसित हो जाता है और वह प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से लगाने में सक्षम होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्म साक्षात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 1 है संतुलन, 2 है प्रत्यक्ष अवबोधन, 3 है असंतुलन, 4 है भ्रम। तो प्रश्न संख्या 5 का जो है सही उत्तर होगा 1, संतुलन। यानी संतुलन की स्थिति में जो है व्यक्ति आत्मसात्करण और सामंजस्य बनाने के जो है स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, जिसमें दिया गया है 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? 1 में संरक्षण, 2 में आत्म केंद्रीयता, 3 में है प्रतिवर्ती चिंतन, 4 में है वैज्ञानिक तार्किकता। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 2, आत्म केंद्रीयता। यानी मनीष नाम का जो लड़का है या कोई भी लड़का है, वह इस अवस्था में जो है 6 वर्ष की अवस्था में वह जो है किसी दूसरे के दृष्टिकोण से इस दुनिया को नहीं देखता, बल्कि वह अपने जो है दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से इस दुनिया को देखता है और वह जो कहता है उसको लगता है कि हम जो कह रहे हैं यही सही है। तो इसे आत्म केंद्रीयता का गुण माना जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जिसमें दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। यानी एक व्यक्ति है जो नैतिक विकास और कानून से जुड़े हुए व्यवस्था के चरण में है, तो उसका मत क्या होगा? 1 में है कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। 2 है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी
रहती है। 3 में है कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। 4 में है कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकता को पूर्ति करें। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 2, यानी कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जो है कानून के नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारा सभ्य जो है समाज विकसित नहीं होगा। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? 1 में है नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, 2 है व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, 3 है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, 4 है लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 3, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार वे मानते हैं कि बालक जो है उसमें सर्वांगीण विकास के लक्षण मौजूद होते हैं। वे समाज से इंटरेक्ट करके हर चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जो लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, एक विद्यार्थी के दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी एक विद्यार्थी है, वह प्रश्नों को हल करने में जो है चुनौती महसूस करता है, यानी कठिनाई महसूस कर रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 1 में विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। 2 में विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। 3 में सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। 4 में है सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा 2, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, यानी सहारा कहा जाता है। प्रश्न संख्या जो है 10 देखते हैं, जिसमें प्रगतिशील कक्षा से जुड़े हुए सवाल दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 में, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? 1 है अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, 2 है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, 3 है मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, 4 है सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो मित्रों, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि पुरस्कार जीतने की ओर, न ही किसी चीज़ को कंठस्थीकरण यानी याद करने की ओर, न ही अपने जो है सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करने की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 11 दिया गया है, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? 1 है भाषाई बुद्धि, 2 है भावनात्मक बुद्धि, 3 है स्थानिक बुद्धि, 4 है सांगीतिक बुद्धि। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा 2, भावनात्मक बुद्धि। हावर्ड गार्डनर ने जो है भावनात्मक बुद्धि को प्रतिपादित नहीं किया था। हावर्ड गार्डनर के जो है अनुसार बहुबुद्धि यानी 8 प्रकार की बुद्धि होती है। पहला है दृश्य स्थानिक बुद्धि, दूसरा होता है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, तीसरा होता है तार्किक गणित संबंधी बुद्धि, चौथा होता है शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि, पांचवा होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, छठा होता है संगीतात्मक बुद्धि, सातवां होता है अंतःव्यक्ति बुद्धि और आठवां होता है प्राकृतिक योग्यता बुद्धि। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि जो प्रतिपादित किया गया है, इस पर इस टॉपिक पर हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें सभी डिटेल्स जो है जुड़ी हुई होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसे अवश्य देखने का प्रयास कीजिए। आइए 12 है अभिकथन ए,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। आर में है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। तो अभी कथन जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जो है वह जो है प्रतिपादित करता है कि 5वीं तक के सभी बच्चों को उसको अब उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाना चाहिए। कारण में, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। तो आर भी बिल्कुल सही है। और प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर जो है 1 है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? एक है, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। 2 है, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। 3 है, विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। 4 है, कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 2। एक अध्यापक को जो है विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादी को कम करने के लिए उससे जो है वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे, यानी उसे रोके। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में दिया गया, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक है, केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। 2 है, केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। 3 है, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। 4 है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 4। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में जिसमें विभिन्न जो है संस्कृति, विभिन्न परिवेश से जो बच्चे आते हैं, उसमें अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करे, ताकि किसी भी बच्चे के दिलों पर ठेस नहीं पहुंचे। इसलिए प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या जो है 15 देखते हैं, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। इसके अलावा जो है अगला टॉपिक जो है यानी 15 प्रश्न संख्या 16 से लेकर 30 तक अगली कक्षा में देखा जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में दिया है कि जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? 1 है, अधिगम के लिए आकलन। 2 है, अधिगम का आकलन। 3 है, औसतत मूल्यांकन। 4 है, योगात्मक मूल्यांकन। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा 1, अधिगम के लिए जो है आकलन। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है 1।